हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज से हम अपना हिंदी लैंग्वेज का सफ़र शुरू करने जा रहे हैं और हम शुरुआत करेंगे अपठित गद्यांश से। ये रहेगा हमारा आज का टॉपिक। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम चलते हैं गद्यांश नंबर 1 पर। चलिए शुरू करते हैं। सभी बच्चे अपनी कॉपी और अपना पेन लेके साथ में बैठेंगे। हिंदी को बच्चों आप सब या तो बहुत ही आसान विषय समझ सकते हैं या बहुत ही ज्यादा बोरिंग विषय समझ सकते हैं। आपको ये दोनों गलतियां नहीं करनी है। ना ही तो हिंदी बहुत आसान है और ना ही बहुत बोरिंग है। हाँ, सीखने पर हिंदी सरल जरूर है, लेकिन इसमें आपको मात्राओं का ध्यान रखना पड़ता है, उच्चारण का ध्यान रखना पड़ता है और आपकी भाषा और वर्तनी बिल्कुल सही हो, उस चीज के लिए आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। इसलिए सभी बच्चे अपने नोटबुक और पेन को लेके बैठेंगे। कोई भी कठिन शब्द आपको लगेगा, आप तुरंत उसे अपनी कॉपी में उतार लीजिए, है ना। तो चलिए हम आज का अपठित गद्यांश अब शुरू करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सबने अब तक अपना कॉपी और पेन निकाल लिया होगा और मेरे साथ पढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। चलिए बच्चों, आप सारे बच्चे मेरे पीछे पीछे अपने घरों में बैठकर बोलेंगे, ताकि आपका भी उच्चारण और आपकी भी हिंदी एकदम परफेक्ट हो जाए और इसका फायदा आपको आगे आने वाली आपकी पूरी जिंदगी में मिलेगा और खास तौर पे इंटरव्यूज में भी मिलेगा। इससे आपकी पर्सनालिटी भी डेवलप होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज भी ग्रामीण इलाकों के लोग, ग्रामीण इलाकों मतलब कि गांव के लोग, ठीक है। आज भी ग्रामीण इलाकों के लोग नीम, नीम का पेड़ होता है ना बच्चों, बिल्कुल वही घने घने पेड़ जो हमें ज्यादातर जगहों पे देखने के लिए मिल जाते हैं। नीम के बहुमुखी गुणों के प्रति सजग है, ठीक है। इसका मतलब होता है बच्चों कि आज भी गांव के लोग नीम के पेड़ के जो बहुत सारे गुण होते हैं ना, जो अनेक गुण लेके आता है नीम का पेड़, उसके प्रति जागरूक है। हम शहर के कुछ लोग चाहे भूल जाए कि हमारा प्रकृति जो है वो हमें कितने सारे संसाधनों से जो है हमें भेंट करती है, कितने सारे संसाधन और कितने सारे नेचुरल रिसोर्सेस यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का हमें फायदा मिलता है। लेकिन गांव के लोग इस चीज के प्रति बहुत जागरूक होते हैं, यानी कि बहुत सजग होते हैं और इसीलिए वो अपनी प्रकृति से ही ज्यादातर रोग का इलाज भी कर लेते हैं और उसके अंदर नीम का पेड़ बहुत खास भूमिका निभाता है। तो नीम के पेड़ के बहुमुखी गुणों के प्रति, बहुमुखी मतलब जो अनेक गुण होते हैं, बहुमुखी मतलब जिसके बहुत सारे मुख हो, यानी कि बहुत सारे रूप हो, आसान भाषा में अनेक गुण, ठीक है। आप सब भी इसे अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। अनेक गुणों के प्रति सजग है, इसको शायद ही कभी काटा जाता है और इसका मानव बस्तियों के आसपास रोपण किया जाता है। यानी कि बच्चों, अगर किसी को अपना घर बनाना है, कोई पार्क बनाना है, कोई स्कूल बनाना है ना, कंस्ट्रक्शन तो चलता रहता है, नई नई बिल्डिंग्स आए दिन बनती रहती है। परंतु अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी बिल्डिंग बनानी है और वहां नीम का पेड़ है, तो वो जरूर सोचते हैं कि कैसे इस पेड़ को बरकरार रखा जाए और अपनी ही बिल्डिंग को इस तरह से बनाया जाए कि ये पेड़ उसके अंदर शामिल हो जाए। नीम के पेड़ को हर कोई काटना नहीं चाहता है, क्योंकि वे जानते हैं कि इसमें कितने गुण होते हैं, है ना। इसीलिए इसका मानव बस्तियों के आसपास, मानव बस्तियां यानी कि वो जगह ही जहां पे मानव निवास करते हैं, रोपण किया जाता है। रोपण किया जाता है मतलब इन्हें उगाया जाता है, इनके बीजों को बोया जाता है। रोपण किया जाता है मतलब पेड़ों को उगाया जाना, बीजों को बोया जाना।
परंपरागत, ठीक है। परंपरागत मतलब जो परंपराएं चलती आ रही है पीढ़ी दर पीढ़ी। परंपरागत आज्ञप्ति के अनुसार, आज्ञप्ति। चलिए आप भी बोलिए अपने रूम्स में बैठ के मेरे पीछे। परंपरागत आज्ञप्ति के अनुसार मध्य ग्रीष्म में यानी कि अप्रैल में भारतीय नव वर्ष आने पर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? परंपरागत आज्ञप्ति, आज्ञप्ति का मतलब होता है बच्चों बड़े लोग जो होते हैं, बुजुर्ग जो होते हैं, है ना, उनकी आज्ञा के अनुसार, उनके आदेश के अनुसार। तो चलिए आज्ञप्ति का मतलब मेरे साथ लिख लीजिए आप। मैं यहाँ आपके लिए आज्ञप्ति का मतलब लिख देती हूँ। आप भी मेरे पीछे पीछे अपने घरों में अपने स्टडी टेबल्स पे बैठकर इसका जवाब लिखिए। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबने हमारी ऑनलाइन कैसे पढ़ाई करनी है आपको लाइव क्लासेस में वो वीडियो देखी होगी और उसका अनुसरण भी आप अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज्ञप्ति का क्या मतलब होता है बच्चों? आज्ञा या आदेश आसान भाषा में। परंपरागत आज्ञप्ति के अनुसार यानी कि जो परंपराएं चल रही है, जैसे हम जब दिवाली की पूजा करते हैं तो कितने सारे रीति रिवाजों के साथ करते हैं ना, वो परंपराएं होती है, वो हमारी धरोहर होती है जो अनंत काल से हमारे साथ चलती आ रही है। इसी तरह से परंपरागत आज्ञप्ति के अनुसार मध्य ग्रीष्म में यानी कि जब गर्मी की शुरुआत हो चुकी होती है उसके थोड़ा सा बाद, जो यहाँ लिखा है अप्रैल का महीना, और अप्रैल के महीने के आसपास और क्या आता है बच्चों? भारतीय नव वर्ष आता है। भारतीय नव वर्ष हम जानते हैं ना, हैप्पी न्यू ईयर तो हमारा जनवरी 1 को होता है, पर वो एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है ना। भारतीय नव वर्ष यानी कि भारत का नया साल अप्रैल के महीने के आसपास होता है। उसकी दिनांक बदलती रहती है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। तो इसी के अनुसार जब नीम पर सुवासित सफेद पुष्प प्रचुर रूप से प्रस्फुटित होते हैं, इसका क्या अर्थ हुआ? देखिए, भारतीय नववर्ष आने पर जब नीम पर सुवासित यानी कि जो नीम पर सुगंधित सफेद पुष्प है ना, यानी कि एरोमेटिक खुशबूदार, वो सफेद पुष्प प्रचुर रूप से, प्रचुर मतलब अबंडेंट यानी कि बहुत सारे, भरपूर, तो सफेद पुष्प बहुत सारे नीम पर उग आते हैं। प्रस्फुटित होना मतलब खिलना, ठीक है, उगना, प्रकट होना। तो चलिए हम प्रस्फुटित का भी मतलब लिख लेते हैं और सुवासित का मतलब अभी क्या बताया था? मुझे उम्मीद है मेरे सभी समझदार बच्चों ने सुवासित का मतलब सुगंधित अपनी नोटबुक में लिख लिया होगा। और जो मेरा भोला बच्चा भूल गया है, चलिए अब लिख लीजिए। तो लिखिए सुवासित। सुवासित का अर्थ होता है बच्चों सुगंधित। देखिए सुगंधित। और इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था प्रचुर। प्रचुर तो आप समझ ही गए होंगे, भरपूर रूप से, बहुत सारा जो मात्रा होती है जिसकी। अब हम यहाँ पे प्रस्फुटित का मतलब भी लिख लेते हैं। प्रस्फुटित का अर्थ होता है बच्चों प्रकट होना या खिलना, ठीक है, लिख लीजिए। आपके स्कूल के एग्जाम में, आपके नवोदय के लैंग्वेज के एग्जाम में, आपके सैनिक स्कूल के एग्जाम में, हर जगह अपठित गद्यांश यानी कि कॉम्प्रिहेंशन तो आता ही है। साथ ही अगर आपकी हिंदी अच्छी होगी तो दूसरे बच्चों के मुकाबले आपको हमेशा बहुत फायदा मिलेगा, आपकी पर्सनालिटी बहुत ज्यादा बढ़िया हो जाएगी। और हम आपको हिंदी और इंग्लिश बहुत ही बढ़िया से द स्पीडी ब्रेन्स क्लासेस में सिखा ही रहे हैं। तो आप बस हमारे साथ बनी रहिए और एकदम बढ़िया तरीके से आपकी लैंग्वेज को कर लीजिए स्ट्रॉन्ग। चलिए आगे चलते हैं। तो हमने पढ़ा है प्रस्फुटित होता है खिलना। तो ये सफेद पुष्प जो होते हैं ये प्रचुर रूप से यानी कि बहुत सारे
प्रस्फुटित होते हैं भारतीय नववर्ष के पास। बहुत सारे सफेद पुष्प खिलते हैं नीम के पेड़ पर। तो इसके छोटे छोटे पुष्पों को गुड़ के साथ पकाकर, ठीक है, छोटे छोटे पुष्पों को लिया जाता है और गुड़ के साथ यानी कि जैगरी के साथ, गुड़ तो आप सबको पता ही होगा, गुड़ के साथ पकाया जाता है और एक विशेष यानी कि एक बहुत ही खास उप पकवान बनाया जाना चाहिए। बनाया जाना चाहिए क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि ये किसके अनुसार हो रहा है? ये बच्चों परंपरागत आज्ञप्ति के अनुसार हो रहा है। यानी कि बड़े बुजुर्ग हमें कहते हैं कि सफेद पुष्पों के साथ नीम के गुड़ मिलाकर और उसे पकाकर एक उप पकवान जो है वो बनाया जाना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। यह एक सुस्वाद टॉनिक है। यानी कि टॉनिक क्या होता है बच्चों? एक ऐसी ड्रिंक, ठीक है, एक ऐसा पेय पदार्थ जो आप पीते हैं या खाते भी हैं, मान लीजिए, एक ऐसा पदार्थ जो कि आपको बहुत सारे स्वास्थ्यवर्धक बेनिफिट्स देता है, स्वास्थ्यवर्धक गुण देता है। उसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाले बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, बहुत सारी उसमें मिनरल्स और विटामिन्स, ये सब चीजें होती है। तो टॉनिक एक ऐसी चीज होती है जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि ये आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। इम्यूनिटी को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं ना इम्यूनिटी को। तो आप ये बात अच्छे से याद रखिएगा। स्वास्थ्यवर्धक यानी कि हेल्थ को इंक्रीज करने वाला, गुड हेल्थ को इंक्रीज करने वाला। चलिए, ये मुझसे गलती से हो गया है तो मैं इसे रब कर देती हूँ। सुस्वाद यानी कि जो अच्छे स्वाद का हो। स्वाद क्या होता है? स्वाद तो बुरा भी हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है। हालांकि जनरली ज्यादातर हम स्वाद को बढ़िया स्वाद के लिए ही उपयोग में लेते हैं, पर सुस्वाद का मतलब है बढ़िया स्वाद वाला, है जो नए वर्ष के आरंभ का प्रतीक है। यानी कि जब नया वर्ष आता है ना तो हम इसको खाते हैं और ये सारी चीजें नए वर्ष के आने का, आरंभ का यानी कि स्टार्ट होने का प्रतीक, प्रतीक यानी कि प्रतीक एक ऐसी चीज जो संकेत देती है, जो सूचक होती है उसकी, ठीक है, उसके बारे में बताती है। तो ये एक सुस्वाद टॉनिक है जो नए वर्ष के आरंभ होने का प्रतीक है और लोगों को याद दिलाता है। लोगों को क्या याद दिलाता है बच्चों? कि जीवन एक मीठे और कड़वे अनुभवों का सम्मिश्रण है। तात्पर्य मतलब इसका ये है कि ये जब लोग ये डिश खाते हैं, जब लोग ये उपपकवान खाते हैं, तब उन्हें याद आता है कि जो हमारी जिंदगी है, जो हमारा जीवन है, वो भी कड़वे और मीठे फलों से बना है, कड़वे और मीठे फलों से बना है, ठीक है। सम्मिश्रण क्या होता है बच्चों? सम्मिश्रण मतलब कि एक ऐसा मिश्रण जो इन दोनों चीजों से मिला है, कड़वे और मीठे फलों से। मिश्रण मिक्सचर को कहते हैं, है ना। यानी कि जब दो या तीन चीजों को, दो से ज्यादा चीजों को या दो चीजों को मिला दिया जाता है उसको हम मिश्रण कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बाद का मनोभाव कल्पनाशील ज्यादा लगता है क्योंकि नीम के पुष्प कड़वे नहीं होते जबकि पत्ते और फल कड़वे होते हैं। इसका मतलब है बच्चों कि ये जो बाद में बात कही है ना कि वो मीठा होता है, सुस्वाद टॉनिक होता है और याद दिलाता है कि कड़वे और मीठे अनुभव होते हैं, इसका सम्मिश्रण है, इसी के अर्थ में ये बात कही गई है कि ये मनोभाव, मनोभाव का क्या मतलब होता है बच्चों? मन के अंदर आने वाले विचार, मन की जो स्थिति है ना। जो बाद का मनोभाव है कल्पनाशील ज्यादा लगता है। कल्पनाशील मतलब इमेजिनेशन वाला, इमेजिनेटरी, जो आपकी कल्पनाओं में चल रहा हो, जो असलियत ना हो, है ना।
कल्पनाशील वो चीज हो, कल्पना क्या होती है, मैं बैठ के कोई कल्पना कर रही हूँ, यानी कि कोई सपना देख रही हूँ, कुछ इमेजिन कर रही हूँ, है ना। सो बाद का मनोभाव कल्पनाशील ज्यादा लगता है, क्योंकि नीम के पुष्प कड़वे नहीं होते हैं। नीम की पत्तियां कड़वी होती है बच्चों, लेकिन पुष्प यानी कि फूल, पुष्प किसका पर्यायवाची है, फूल का है ना, वो फूल कड़वे नहीं होते हैं, जबकि पत्ते और फल कड़वे होते हैं। तो फल और पत्ते कड़वे होते हैं। ये पुष्प विशिष्ट रालदार सुगंध वाले और हल्के कसैले स्वाद के होते हैं। ठीक है, इसका मतलब है ये पुष्प विशिष्ट, विशिष्ट क्या होता है बच्चों, विशिष्ट यानी कि कोई ऐसी चीज जो कि विशेष हो, जो कि असाधारण हो, पर्टिकुलर हो। ठीक है, सो ये पुष्प यानी कि ये फूल पर्टिकुलर, रालदार मतलब होता है बच्चों, आपने देखा होगा जब हम कुछ कुछ पौधों को तोड़ते हैं तो उसके अंदर से कुछ चिकना और कुछ स्टिकी, है ना, और दूध टाइप का पदार्थ निकलता है। ठीक है, कुछ चिपचिपा, कुछ गाढ़ा सा, इस तरह का जो है वो पदार्थ निकलता है, उसको हम राल कहते हैं, उस पदार्थ को। ठीक है, क्या कहते हैं हम उसे, राल। उसको इंग्लिश में रेजिन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो राल है ना, इसी से ये शब्द आया है रालदार, यानी कि कुछ रेशेदार चिपचिपा सा जो पदार्थ होता है, उसके बारे में यहाँ पे रालदार कहा गया है। तो रालदार सुगंध वाले, यानी कि अच्छी बहुत सुगंध तो होती नहीं है उनकी, वही कुछ विशिष्ट, यानी कि कुछ बहुत ही पर्टिकुलर सी, बहुत ही, जिसको प्रिसाइज बोल सकते हैं, बहुत ही असाधारण स्मेल होती है उसकी, असाधारण सुगंध होती है उसकी, वाले और हल्के कसैले, हल्के मतलब लाइट, थोड़े थोड़े कसैले स्वाद के होते हैं। कसैले का मतलब होता है बच्चों एसिडिक टाइप का टेस्ट। ठीक है, किस टाइप का, एसिडिक, यानी कि मतलब ये है कि कुछ खट्टा, जैसा आंवले का स्वाद होता है ना, कुछ उस तरह का स्वाद, कुछ खट्टा, आपके जो जबान को थोड़ा सा कड़वा और थोड़ा सा खट्टा लगे, कड़वा कड़वा नहीं, करेले जैसा नहीं, पर आंवले जैसे टाइप का, उसको कहते हैं कसैला। ठीक है, तो अब आप समझ ही गए होंगे कि इस गद्यांश का क्या मतलब था। चलिए अब इसके प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने ये है, ग्रामीण लोग बच्चों किस पेड़ के गुणों के प्रति सजग होते हैं। चलिए आप बताइए, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं वेट कर रही हूं। पहले सवाल का उत्तर लिखिए। चलिए, अगर आप इस तरह से लिख लिख के पढ़ेंगे ना, तो आपको और प्रैक्टिस होगी और आप एक्टिवली पढ़ पाएंगे, वरना तो आप लेट के अपने फोन को लेकर घर में आराम से पढ़ ही रहे होंगे। इस तरह से आपकी पढ़ाई बढ़िया नहीं होगी। एक्टिवली पढ़ने के लिए आप नोटबुक में लिखो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, और जो आपको पूछा जा रहा है वो तुरंत लिखो, इससे आपको याद ज्यादा रहेगा। इसका जवाब क्या था बच्चों, बिल्कुल इसका जवाब था बी, ग्रामीण लोग नीम के पेड़ के गुणों के प्रति सजग हैं। चलो अब अगला देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि नीम पर सफेद पुष्प कब प्रस्फुटित होते हैं, यानी कि नीम पर सफेद पुष्प कब खिलते हैं। ये भी हमने अपने गद्यांश में देखा था। तो बताइए आप, नीचे कमेंट करके बताइए, क्या फरवरी में प्रस्फुटित होते हैं, क्या अप्रैल माह में प्रस्फुटित होते हैं, या फिर मार्च या मई में प्रस्फुटित होते हैं। हमने पढ़ा था, मैं इंतजार करती हूँ, आप लिखिए। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपने अपना जवाब लिखा होगा। अब इसका जवाब हम आपको बताते हैं। इसका जवाब आपने सही लिखा है, इसका जवाब है अप्रैल माह। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 है आपके सामने ये, नीम के पत्ते और फल खाने में कैसे लगते हैं, बताइए कैसे लगते हैं खाने में। अच्छा, यहाँ पे आपको पुष्प नहीं पूछा है, यहाँ पूछा है पत्ते और फल कैसे लगते हैं। और ये भी हमने अपने गद्यांश में देखा था। पत्ते और फल किस टाइप के लगते हैं बच्चों, किस तरह के लगते हैं, क्या वो कड़वे लगते हैं या वो मीठे लगते हैं,
या फिर उनमें कोई स्वाद ही नहीं होता, यानी स्वादहीन, यानी कि जिसमें स्वाद ना हो वो लगते हैं, या इनमें से कोई भी उत्तर नहीं है? चलिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए आपको आपका जवाब क्या लगता है। चलिए हम आपको अब अपना जवाब बताते हैं। इसका जवाब होगा कड़वे लगते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में कड़वे का समर्थक शब्द क्या है? आसान भाषा में आपको ये बताना है कि कड़वे का पर्यायवाची यहाँ पे कौन सा दिया गया है। बताइए कौन सा है समर्थक शब्द? क्या वो मीठा है? क्या कड़वे का मतलब मीठा होता है, या सुगंधित होता है, या रालदार होता है, या फिर कसैला होता है? चलिए आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। तो इसका जवाब है बच्चों कसैला। बिल्कुल आपने सही उत्तर बताया है। और प्रश्न नंबर 5, आखिरी प्रश्न आपके सामने ये रहा। प्रस्फुटित शब्द का क्या अर्थ है? ये हमने थोड़ी देर पहले देखा है, तो चलिए इसका भी जवाब आप हमें लिखकर बता दीजिए। क्या इसका जवाब होता है खिला हुआ, या इसका जवाब होता है टूटा हुआ, या फिर इसका जवाब होता है मुरझाया हुआ, या फिर इनमें से कोई भी इसका उत्तर नहीं है? चलिए लिख के बताइए। चलिए हम अब आप इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है बच्चों प्रस्फुटित का मतलब होता है खिला हुआ। तो ये था हमारा आज का गद्यांश। कल फिर से एक गद्यांश देखेंगे और बहुत ही जल्द हम अपनी ग्रामर को भी, यानी कि अपनी हिंदी व्याकरण को भी शुरू करेंगे। तो आप बने रहिएगा द स्पीडी ब्रेन्स की क्लासेस के साथ। रोजाना हम आपके लिए हिंदी की क्लास लाते रहेंगे। आप प्रैक्टिस कीजिएगा और जो भी एग्जाम आप दे रहे हो, चाहे वो आपके स्कूल का हो, नवोदय का हो, या सैनिक स्कूल का हो, आपको उसमें टॉप करना है। और टॉप करने के बाद अपनी टीचर को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कैसी रही आपकी परफॉर्मेंस। चलिए बच्चों हम मिलते हैं कल इसी समय पे। एक नया गद्यांश देखते हैं और कुछ और शब्द देखते हैं। बाय बाय।